इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला क्या होते हैं, इनमें फर्क क्या है और इनकी उपचार पद्धति क्या है। मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, मैं एक जनरल सर्जन हूँ और प्रिस्टीन केयर में कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या है, व्हाट इज पाइल्स, जिसको हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। तो पहले गुदाद्वार की एक संरचना का थोड़ा कल्पना लेंगे। अपने गुदाद्वार के ऊपर जो बड़ी आंतड़ी है उसमें एक खास एरिया है जहाँ पे वेन्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। अब किसी भी कारण से, ज़्यादातर तो कॉन्स्टिपेशन के कारण से, किसी भी कारण से इनका आकार बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है और ये आंतड़ी में अंदर आ जाती है। इसी बढ़े हुए मांस को पाइल्स या हेमोरॉइड्स कहा जाता है। फिशर क्या है? फिशर गुदाद्वार के मुख पे चीर पड़ जाती है, जख्म हो जाता है, उसको फिशर बोलते हैं। फिस्टुला इन दोनों से एकदम अलग है। फिस्टुला का अर्थ होता है कि एक कोई ट्रैक्ट जो कोई दो सतहों को कनेक्ट कर रही है। तो इस एरिया में फिस्टुला इन एनो में एक एक्सटर्नल ओपनिंग रहती है, जो जैसे हम बैठते हैं हमारे बटक्स पेरीएनल रीजन में, वहाँ एक ओपनिंग आ जाती है। तो पहली बार तो लगता है फुंसी आ गई, बाल तोड़ हो गया, दवाई ले ली या तो खुद से या किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, इन्फेक्शन शांत हो गया, पस निकल गया और कुछ दिन महीने आराम। सरप्राइज आदमी तब होता है जब उसी जगह पे फिर से फुंसी आती है। तो इसी जगह पे एग्जैक्टली फुंसी आ गई, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसी जगह पे दोबारा अगर फुंसी आ रही है तो ये फिस्टुला होने का बहुत बड़ा चांसेस है, क्योंकि कहीं और आती तो बात अलग। इसमें क्या होता है, आपकी आंतड़ी से स्किन तक एक रास्ता तैयार हो जाता है और कभी भी उसमें इन्फेक्शन आया तो ऐसी फुंसी आती है, फूटती है, पस निकल जाता है, फिर शांत बैठ जाती है। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये जो रास्ता है इसको ब्रांचेस भी निकलते हैं और ये और कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होने लगता है। ये हो गया फिस्टुला। अब बात करेंगे उपचार पद्धति के बारे में। इन तीनों में से फिशर एकमात्र ऐसा है जिसके लिए सर्जरी कंपलसरी नहीं है, ये अपने आप भी ठीक हो सकता है। पाइल्स और फिस्टुला, इनके लिए सर्जरी अनिवार्य है। ये अपने आप या घरेलू उपचार से या औषधियों से ठीक नहीं होते। आप आपके आहार में बदल लाएंगे, आप कुछ दवाइयाँ लेंगे तो हो सकता है पाइल्स और फिस्टुला जितनी तेजी से बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ेगा। जो तकलीफ आपको हो सकता है 2-3 साल में होने वाली थी वो आगे जाके 7-8 साल में होगी, लेकिन ठीक ये दवाइयों से या घरेलू उपचार से कभी नहीं होगा। तो ये हो गया फर्क ट्रीटमेंट में। फिशर का आप दवाइयाँ लेके इसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो उसमें भी सर्जरी ही लगता है। तो सिम्टम्स भी डिफरेंट रहेंगे। अगर आपको पाइल्स है तो आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग, ये ज़्यादा होने की संभावना है, पेन उतना नहीं होगा। अगर आपको फिशर है तो पेन सबसे ज़्यादा होगा, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपको फिस्टुला है तो आपको पेन और आपके एनस के किसी उस पिंपल से पस डिस्चार्ज, ये मेन सिम्टम रहेगा। फिर भी आपको इनमें से कोई भी अगर तकलीफ है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास, सर्जन के पास जाएं, वो देख के बता सकते हैं कि आपको इनमें से क्या है और क्या नहीं है और उस हिसाब से आपको उपचार बताएंगे। तो पाइल्स या हेमोरॉइड्स, ये हमारे एनस के थोड़े अंदर एक
खास जगह रहती है जहाँ वेन्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। किसी कारण से ये वेन्स साइज में बढ़ जाती हैं और वो लंप आपके इंटेस्टाइन में लटकने लगता है। इसी लंप को पाइल्स बोलते हैं। इसका कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पाइल्स हो गए तो ये कॉन्स्टिपेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो पहले से कॉन्स्टिपेशन था इट बिकम्स वर्स। इसके अलावा ये वेन्स फुली रहती हैं, नाजुक रहती हैं। कभी आपको कड़क संडास हुआ और उसको टच हुआ, अब्रेड हुआ, उसको घिसा, तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ब्लीडिंग एंड कॉन्स्टिपेशन ये मेन सिम्टम्स हैं पाइल्स के। तो क्या इन पाइल्स को हम कुछ दवाइयाँ लेके या घरेलू उपचार लेके ठीक कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। घरेलू उपचार और औषधियाँ ये आपको आराम दे सकती हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपका कॉन्स्टिपेशन कम कर सकती हैं। आपको पेन है तो आपकी पेन कम कर सकते हैं। तो द मेडिकल ट्रीटमेंट of piles is directed only towards the pain and the constipation. The piles per se are not affected much. So, the only treatment for piles is a surgical treatment, which is permanent. ये एक permanent solution इस सेंस में है कि आपको जो पाइल्स हो गई थी वो ठीक हो जाएंगी। इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे दोबारा पाइल्स होगा ही नहीं, क्योंकि जिन कारणों से पहली बार आपको पाइल्स हुए थे वो कारण तो आपको ठीक करने हैं। जैसे आहार में बदल लाना। क्या बदल लाना है? स्निग्ध पदार्थ खाएं, रेशेदार फाइबरस फूड्स खाएं, कॉन्स्टिपेटिंग फूड्स जैसे रेड मीट्स है, मैदा है, अवॉइड करें। सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन पसंद की चीज़ें सारे ही मैदा से बन रही हैं आजकल। तो पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, इनका समावेश अपने रोज के आहार में हमें करना चाहिए, फिर हमें दोबारा नहीं होगा। तो उपचार पद्धतियों के बारे में मैंने बताया कि सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट। तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके बारे में थोड़े से बात करेंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। एक आता है इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी। उसका प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, वैसे तो बहुत सहूलियत वाला काम है, न एडमिशन की रिक्वायरमेंट, न प्रोलॉन्ग्ड स्टे इन हॉस्पिटल, नथिंग। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इट इज़ द अनप्रिडिक्टेबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट। कि हमने हर इंसान को जिसको पाइल्स अगर दिया है तो उसमें से कितने सही में ठीक होंगे, क्यों कितने होंगे कुछ बोला नहीं जा सकता। दूसरा आता है रबर बैंड लाइगेशन या धागे से बांधने वाली पद्धति। इसका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा का पूरा ट्रीट होता ही नहीं। हालांकि सक्सेस है, लेकिन आधा रह जाता है और फिर से दोबारा बनने के चांसेस 100% हैं। और ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। जब तक वो धागा बंधा रहता है तब तक आपको बहुत पेन होगा। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी, लेकिन वो रोज काटता है। तो क्यों हम इतना पेन सहन करें, क्यों ना एक बार में ही इसको काट दें। इससे हम आते हैं तीसरी पद्धति पे, कट करने वाली ट्रेडिशनल सर्जरी। ये एक अच्छी उपचार पद्धति है, लेकिन इसमें जख्म बड़े बड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा और बहुत दिनों तक रहता है। तो अब आप बोलेंगे फिर सब में ही डिसएडवांटेज है, तो फिर आप क्या करते हैं? तो दैट इज़ वाई द लेजर्स कम इन प्ले हियर। लेज़र पद्धति में कोई काटाकाटी नहीं, कोई टाका नहीं, सिर्फ एक पंक्चर लेके उस पाइल्स के अंदर जाके उसको जब हम लेज़र एनर्जी देते हैं तो 60 to 70% पाइल्स तो वहीं श्रिंक हो जाता है और बचा कुचा 3 हफ्ते में पूरा श्रिंक हो जाता है। तो इसमें कट आया नहीं, इसमें कोई टाका आया नहीं, एज अ रिजल्ट कोई ज़ख्म हुआ नहीं। ज़ख्म नहीं हुआ तो आपको पेन बहुत कम होगा। थोड़ा पेन होता है तो पेनलेस कहना गलत होगा, लेकिन डेफिनेटली वेरी लेस पेन एज कंपेयर टू ऑल अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। एंड इसका एक और एडवांटेज है कि जो पाइल्स हमने ट्रीट कर दिया लेज़र से,
ये वाला दोबारा नहीं आएगा। पहले जैसे मैंने बोला नए पाइल्स बन सकते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए आपको आपके आहार पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ट्रेडिशनल सर्जरी में नॉर्मली 2-3 या 4 दिन भी एडमिशन लग सकता है, क्योंकि पेन इतना रहता है, ज़ख्म बड़ा रहता है, एंटीबायोटिक्स का रिक्वायरमेंट रहता है। लेज़र में इसकी ज़रूरत नहीं है। एक दिन में आप एडमिट होके आपका ट्रीटमेंट करा के अगली सुबह घर जा सकते हैं। रिकवरी में भी बहुत क्विक रिकवरी है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सर्जरीज़ में कुछ महीनों तक आपको तकलीफ़ हो सकती है, दर्द हो सकता है, ज़ख्म भरने को भी कुछ महीने लग सकते हैं। इसमें ज़ख्म तो है ही नहीं, जो थोड़ा बहुत आपको पेन है वो 2 या 3 हफ्ते के अंदर निकल जाता है। आप इस दौरान आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान आप आपका रूटीन नॉर्मल एक्टिविटीज़ सारे कर सकते हैं। सो एज वी कैन सी इट इज़ अ मच क्विकर रिकवरी। पाइल्स को बार बार होने से कैसे रोकें, तो पहले समझ लें पाइल्स क्या होता है। पाइल्स अपने एनस में थोड़े ऊपर अतड़ी में एक स्वेलिंग आ जाती है, उसी को हम पाइल्स कहते हैं। ये स्वेलिंग क्या होती है? ये एक वेन्स का बंच रहता है और ये बनता है और बनने के बाद में खुद से या किसी उपचार पद्धति से, औषधियों से गायब नहीं होता है। तो इसके लिए सर्जरी एकमात्र उपाय है। तो इसको अवॉइड कैसे करें? जिसको नहीं है वो क्या खाए कि उसे पाइल्स न हो, वो क्या करे ताकि उसको पाइल्स न हो, और जिसको हो चुका है, जिसने सर्जरी करा ली है, उसने क्या करना चाहिए ताकि उसको फिर से दोबारा से पाइल्स न हो। पाइल्स होने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग एट स्टूल्स। जो टॉयलेट में बैठने के बाद जोर लगाते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, दैट रिजल्ट्स इन पाइल्स। तो मेरी पहली एडवाइस, कभी भी टॉयलेट में डू नॉट स्ट्रेन टू पास योर स्टूल्स, इट शुड कम आउट नेचुरली। फिर स्ट्रेन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसके लिए हमें अपने आहार पे ध्यान देना चाहिए। आहार पे ध्यान देने का अर्थ क्या है? अवॉइड द कॉन्स्टिपेटिंग फूड्स एंड हैव फूड्स दैट डोंट कॉज कॉन्स्टिपेशन। सो व्हाट आर द फूड्स? ऐसे कौन से आहार है जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा? तो बेसिक 2 ही प्रिंसिपल हैं कि आप आपके डाइट में इंक्रीज फ्लूइड्स एंड फाइबर्स। फ्लूइड्स में जूसेस, पानी, फैट फ्री दूध, इन सब चीज़ों का समावेश करें। और फाइबर्स मतलब हरी सब्जियां, सैलेड्स, फ्रूट्स, दीज आर ऑल रिच इन फाइबर्स। ये इनकॉर्पोरेट करें। इनकॉर्पोरेट करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं कभी कभी मैं खाता हूँ, नहीं, हर दिन हर मील में हमें इनमें से कुछ न कुछ अपने डाइट में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट के बाद एक फ्रूट ले लिए, लंच में एक हरी सब्जी ले ली, डिनर में एक प्लेट सैलेड ले लिया। इस तरह से डिसिप्लिन डाइट लेंगे तो पाइल्स होगा नहीं, और जिनको हो चुका है, जिन्होंने सर्जरी करा चुकी है, उनको बार बार होगा नहीं। स्निग्ध पदार्थ भी थोड़े से अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करने ज़रूरी हैं, जैसे गाय का घी। ज़्यादा ना लें, थोड़ा ही सही, लेकिन ज़रूरी है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, फ्लूइड्स ज़्यादा लेंगे, फाइबर्स ज़्यादा लेंगे, तो हमें पाइल्स नहीं होगा। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ अधिक जानकारी चाहिए, कुछ प्रश्न हो, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन प्रिस्टीन केयर। अपनी पाइल्स, फिशर या फिस्टुला से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए और सही सलाह पाइए। प्रिस्टीन केयर, इंडियाज पाइल्स सर्जरी एक्सपर्ट्स।